कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र। इसमें जो 14 मार्च को पेपर होने वाला है उसके इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की बात करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न 4 अंक के हैं। इसके पहले 1 अंक 2 अंक 3 अंक के जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं उनका वीडियो बन चुका है, उन्हें आप अच्छे से देखिए। और इसके अलावा जब ये तैयारी हो जाए तो आप चैप्टर वाइज वीडियो देख करके भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तैयारी पूरा करके जाएंगे तब पूरा नंबर मिलेगा। ये इम्पॉर्टेंट तो हैं लेकिन इसके अलावा भी आपको तैयारी करना चाहिए। तो चलिए इसमें पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, माना एक सरल लोलक का आवर्तकाल t, इसकी प्रभावकारी लंबाई l, द्रव्यमान m और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है, तो विमीय सूत्र से दोलन काल का सूत्र स्थापित करिए। इस तरह का प्रश्न है। तो यहाँ पर हमको देख लेना है कि अब हम इसको सूत्र के रूप में लिखेंगे। तो आवर्त काल को हम ये लिख दिए t। अब ये किस किस पर निर्भर करता है? ये लंबाई पर निर्भर करता है, ये द्रव्यमान पर निर्भर करता है और ये g पर निर्भर करता है। तो तीनों को हम ये लिख दिए। अब ये किसी क्रम में भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि यही क्रम हो। बस एक बार m लिखना है, l लिखना है, g लिखना है, फिर एक में घात x दे देना है, एक में y दे देना है, एक में z दे देना है। इस तरह इनकी घातों को लिख देना है। फिर जब भी हम ये समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, एक नियतांक आता है तो उस नियतांक को हम क्या लिख दिए हैं k, और यहाँ बराबर का चिन्ह लगा दिए हैं। बाकी सारी चीज़ें तो उसी तरह से उतार दिए हैं। अब हमको क्या करना है, इसको विमीय विधि से हल करना है। तो एक काम करते हैं, जो बराबर के इधर की बीमा है, माने ये हो गई टी की बीमा, तो ये मैं लिख दिया टी की बीमा। और इधर क्या हो जाएगी, जो इधर है लेफ्ट हैंड साइड के जो भी है के, एम की घात x, l की घात y, g की घात z की बीमा। अब दोनों तरफ बीमा लिखते हैं। तो जब हम ये टी की बीमा लिखेंगे तो ये हो जाएगा m0 l0 t1। और इसी तरह से यहाँ पर k की तो कोई बीमा नहीं होती, नियतांक है, इसकी बीमा नहीं है। तो यहाँ पर m लिखा है तो m की बीमा m हो गई, m की घात x है तो x लिख दिए। इसी तरह से ये लंबाई है तो लंबाई की बीमा l होती है, l लिख दिए। और यहाँ पर y है तो यहाँ y लिख दिए। इसके बाद ये g है, गुरुत्वीय त्वरण है, तो त्वरण की बीमा LT-2 होती है, इसकी घात z है तो z लिख दिए। अगले स्टेप में क्या करना है, इस घात को अंदर लिख दिए हैं। ये देखिए जैसे m है ये x अंदर कर दिए, ये y है इसको भी अंदर कर दिए। अब ये z है तो एक बार l के साथ आएगा तो LZ हो गया, और एक बार इस 2 के साथ भी आएगा तो ये -2z हो गया। इस तरह से घातों को अंदर कर देना है। अंदर करने के बाद घातों को अब मिलाकर रखना है। मिला के मतलब ये m है और देख लेते हैं कहीं नहीं है तो इसी को इसी तरह से लिख दिए। फिर l है तो l हम देख रहे हैं एक बार यहाँ पर y वाला है और एक l यहाँ कहाँ है, z वाला है। तो इसकी घातों का जोड़ हो जाएगा तो ly + z हो जाएगा। 2 बार l नहीं लिखना है, एक बार l लिख के उसकी घातों को लिखना है। फिर यहाँ t और कहीं नहीं है, t को लिख दिए तो t की घात -2z हो गई। अब हम क्या करेंगे, विमाओं की तुलना करते हैं। विमाओं की तुलना का मतलब ये है कि m की घात और इधर m की घात को हमको देखना है। तो इधर m की घात कितनी है, x, यहाँ x लिख दिए। इधर m की घात कितनी है, 0, तो यहाँ 0 लिख दिए। इसी तरह से फिर l की घात देखना, तो यहाँ l की घात क्या है, y + z, तो इधर हम ये y + z लिख दिए। इधर l की घात क्या है, 0, तो y + z का मान कितना हो गया, 0। इसके बाद यहाँ t के साथ 2 - z है और यहाँ t के साथ 1 है तो 2 - z बराबर 1 हो गया। अब इसको आप हल करोगे तो यहाँ से यदि हल करोगे तो ये z का मान कितना आ जाएगा, देख लीजिए 1/2 हो जाएगा, तो ये -1/2 z का मान हो गया। अब यहाँ पर हमको z का मान पता चल गया तो y का मान निकालेंगे, तो ये y है और ये प्लस है, और z का मान कितना आया, -1/2 बराबर कितना है, 0। इस समीकरण में हम यहाँ पर लिख देंगे, इसमें ये वाले समीकरण में z का मान रख देंगे। अब जब z का मान रखेंगे तो ये -1/2 को उधर करोगे पक्षांतर हो जाएगा तो प्लस आ जाएगा। इस तरह से आपको x का मान 0 पता चल गया, z का मान -1/2 पता चल गया, x का मान ये y का मान 1/2 हो गया। अब इस मान को हम यहाँ पर रख देंगे, देखिए ये वाले सूत्र में। तो ये वाले सूत्र में रखेंगे तो t की जगह t रख दिए, यहाँ पर k की जगह k रख दिए। अब यहाँ m का मान 0 है, देख लीजिए m का मान माने m की घात x है, x का मान 0 है। तो किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान 1 हो जाता है, माने यहाँ m नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ देखिए l की घात y, तो y का मान कितना है, 1/2 को रूट लगा के लिखते हैं तो l में रूट लगा है। और इसके बाद यहाँ पर z है
तो यहाँ पर देखिए g का मान -1/2 है। -1/2 को घात में यदि लिखेंगे तो बटे में लिख देंगे प्लस में, तो ये g हो जाएगा, तो √g हो जाएगा। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि t बराबर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम k लिखेंगे, फिर इसके बाद m की घात 0 लिखेंगे, फिर यहाँ l की घात हम 1/2 लिखेंगे, और फिर यहाँ g की घात क्या लिखेंगे, -1/2। इस तरह से हम लिखेंगे। तो यहाँ k की जगह k लिख दिए हैं, इसका मान 1 हो जाएगा, इसका l की घात 1/2 का मतलब ये रूट में हो गया, -1/2 का ये रूट में नीचे हो जाएगा, क्योंकि माइनस लगा है तो दोनों में रूट लगा देंगे। इस तरह से सूत्र आ जाएगा। अब अगला प्रश्न है, एक समान त्वरित गति में vt ग्राफ खींचकर शुद्ध गति का द्वितीय समीकरण ज्ञात कीजिए। तो चलिए ग्राफी विधि से हम कैसे द्वितीय समीकरण ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमको ये चित्र बनाना है। इस चित्र में हमको ये समझना है कि ये जो हिस्सा है O से A तक, ये कौन सा हिस्सा है, प्रारंभिक वेग का है, u का है, और जो यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है ये अंतिम वेग का है, इसको क्या बोलते हैं, v बोलते हैं। और ये जो t है तो ये t है, और ये वाला जो हिस्सा है ये त्वरण का हिस्सा होता है। और ये जो है यदि हम b से d तक की बात करें, यहाँ से यहाँ तक की, तो ये हो जाएगा v - u। इस तरह से ग्राफ में ये चीज़ें और लिख सकते हो। इसके बाद ग्राफ के बारे में थोड़ा लिखना है कि माना किसी वस्तु का एक समान त्वरित गति में त्वरण a हो गया, प्रारंभिक वेग u हो गया, अंतिम वेग v है, विस्थापन s है, समय अंतराल t है, जिसका vt ग्राफ बनाया गया है। तो जो इसमें दिख रहा है, जैसे v दिख रहा है, u दिख रहा है, a दिख रहा है, t दिख रहा है, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्क्राइब कर देना है। अब हमको यहाँ पर द्वितीय समीकरण निकालना है, या इसी को विस्थापन समय संबंध कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं कि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन के बराबर होता है। वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो विस्थापन के बराबर होता है। तो हम इसका क्षेत्रफल देखेंगे इस चित्र का। तो इस चित्र में देखिएगा क्षेत्रफल क्या है, उसको समझते हैं। तो ये जो चित्र बना है इसमें दो तरह की आकृति है। एक ये जो आकृति है यहाँ से यहाँ तक, ये आपको दिख रही होगी आयत है, और जो ये दूसरी आकृति बनी है ये क्या है, त्रिभुज है। तो इन दोनों का क्षेत्रफल हम लिखेंगे। तो देखिए एरिया, फिर ये चतुर्भुज AOCD, ये AOCD, ये वाले भाग का क्षेत्रफल हम बात कर रहे हैं। ये तो ये क्या है, आयत है। दूसरा है प्लस एरिया ABD, तो ये जो त्रिभुज है देख लीजिए, ये त्रिभुज है ABD, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर हम लिख दिए हैं। तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हम मिलाएंगे तो किसके बराबर कहलाएगा, वो विस्थापन के बराबर होगा। अब विस्थापन को किससे लिखते हैं, यश से, तो यश लिख दिए हैं। अब ये AOCD, ये जो है आयत, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये हो गया, एक ये लंबाई हो गई और ये मान लेते हैं चौड़ाई, तो ये लिख दिए हैं AO और गुणे OC। इसी तरह से जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो होता है लंब गुणे आधार, 1/2, तो 1/2 लिखे। अब इसमें जो BD है ये इसका क्या कहलाया, लंब, और AD है ये इसका क्या कहला गया, आधार। इस तरह से हम यहाँ पर लिख लिए। लिखने के बाद हमको क्या देखना है कि इसमें हम मान रखते हैं। तो देखिए ये जो AO का मान है, ये वाली लाइन का मान है, ये मान क्या है, U है, तो उसकी जगह पर U लिख दिए। फिर लिखा OC, तो ये जो OC का मान है, ये वाले OC का मान, इसका मान T है, तो यहाँ पर T लिख दिए इस तरह से। फिर ये प्लस लिखा है तो प्लस लिखे, 1/2 लिखा है तो 1/2 लिख दिए। फिर ये BD का मान जो है, BD फिर से देख लीजिए, ये BD ये वाला हिस्सा है, तो इसमें यहाँ से यहाँ तक का मान तो U था और ये पूरा का पूरा V था, तो ये क्या हो जाएगा, V - U। तो BD का मान होगा V - U, तो V - U लिख दिए। फिर ये AD, तो ये जो AD लिखा है, फिर से देख लीजिए, AD जो लिखा है ये वाला, ये T के ही बराबर कहलाएगा, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती थी, ये भी क्या कहलाया, T, तो उसकी जगह पर हम T लिख देंगे। अब T लिखने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ ये UT हो गया, 1/2 V - U T हो गया। तो अब समीकरण 1 से या प्रथम नियम से जो है, प्रथम समीकरण से V = क्या होता है, U + AT, ये गति का प्रथम समीकरण है। यदि हम U को इधर पक्षांतर कर देंगे तो V - U बराबर क्या हो गया, AT। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे हमारे पास है ये V - U, और यहाँ भी है क्या है, V - U, तो V - U का मान क्या है, AT।
तो हम अब मान रखेंगे उसकी जगह पर v माइनस यू की जगह ए टी रख देंगे तो टी और टी का गुणा हो जाएगा तो ए टी स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से ये समीकरण बनेगा यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं? पृथ्वी सतह से क्षैतिज से किसी कोण पर फेंके गए प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल, अधिकतम ऊंचाई एवं क्षैतिज परास के लिए सूत्र स्थापित करिए। तो चलिए यहाँ पर इकट्ठा ये बड़ा प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ समझते हैं कि उनका आवर्त काल वगैरह कैसे ज्ञात करना है। तो यहाँ माना प्रक्षेप को ओ बिंदु, ये है ओ बिंदु हो गया, से तिर्यक दिशा में प्रारंभिक वेग u से, तो ये देखिए प्रारंभिक वेग u से प्रक्षेप कोण थीटा, ये प्रक्षेप कोण थीटा से फेंका जाता है। प्रारंभिक वेग को दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। तो देखिए u को दो घटकों में, एक हो गया ये u साइन थीटा, कहाँ की ओर? लंबवत घटक की ओर, और ये हो गया u कॉस थीटा, यह कहाँ की ओर हो गया? क्षैतिज दिशा में हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ पर दो घटकों में वियोजित कर लेते हैं। अब वियोजित करने के बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ जो ऊपर की ओर गुरुत्वीय त्वरण होगा ए वाई का मान होगा ये माइनस जी होगा, और यहाँ पर जो ये क्षैतिज त्वरण होगा ए एक्स का मान होगा ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हल करना है, चित्र बनाना है। अब देखिए हमको क्या निकालना है? उड्डयन काल। तो उड्डयन काल का मतलब यही है कि यदि आप किसी प्रक्षेप को फेंके हैं तो फेंकने के बाद ये ऊपर हवा में कुछ देर तक रहता है, इसके बाद यहाँ पर दूसरे बिंदु पर आकर के उसी सतह पर गिर जाता है। तो यहाँ पर हमको देखना है कि यहाँ एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जितना समय लगता है प्रक्षेप गति में, वही उसका क्या कहलाता है? उड्डयन काल कहलाता है। अब ऊर्ध्वाधर दिशा में जो मान होगा यू वाई, तो देखिए यू वाई का जो मान है वो यू साइन थीटा है, लंबवत घटक। फिर यहाँ ए वाई का मान अभी बताए कि ये माइनस जी होता है, गुरुत्वीय त्वरण, और यहाँ वाई का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि जब कोई वस्तु ऐसे जाती है तो हवा में अब नहीं रहती, नीचे आ गई। तो ये जो लाइन होती है ये एक्स की लाइन होती है, वाई का मान यहाँ 0 होगा। और टी को मान लेते हैं आवर्त काल, जो यहाँ तक का समय लगा उसको कैपिटल टी से दर्शाते हैं, तो कैपिटल टी लिख दिए। अब हमारे पास यहाँ जो गति का द्वितीय समीकरण होता है उसको यहाँ पर हमको लिखना है। तो जो गति का द्वितीय समीकरण होता है यस इक्वल टू होता है यू टी और प्लस, और ये हो जाएगा हाफ, और ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर। तो इस सूत्र में हम क्या करेंगे, यदि हम वाई दिशा का, ऊर्ध्वाधर दिशा का ले रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? y लिख देंगे। यहाँ भी क्या लिख देंगे? y लिख देंगे। यहाँ भी क्या लिख देंगे? y। तो इस तरह से y दिशा का समीकरण बन जाएगा। तो इस तरह से हमको समीकरण बताना है, क्योंकि जो ये s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है ये एक ही दिशा का एक विमीय गति का होता है, और द्विविमीय गति में इसको दो भाग में लिखते हैं, एक बार x वाला एक बार y वाला। तो यहाँ पर हम y वाला लिखे हैं, बाकी केवल यहाँ पर y और यहाँ पर y लिखा और कुछ अंतर नहीं है। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यही सूत्र होता है। अब मान रखते हैं तो देखिए यहाँ y की जगह पर y का मान कितना है? 0। फिर ये यू वाई है तो यू वाई का मान कितना है? यू साइन थीटा। फिर ये t लिखा है तो t का मान क्या है? कैपिटल टी, तो कैपिटल टी लिखिए। फिर 1/2 है तो 1/2 लिख दिए। फिर ए वाई का मान क्या है? माइनस जी, तो ये माइनस जी हो गया। यहाँ प्लस लगा था इसलिए यहाँ माइनस लग गया क्योंकि ये माइनस में है, और ये टी स्क्वायर हो गया। अब हम इसमें t का मान निकाल रहे हैं, तो देखिए यहाँ से यदि t का कॉमन लेंगे तो ये t और एक ठो t कट जाएगा। अब u साइन थीटा का हम पक्षांतर कर देंगे तो ये देखिए इसको एक स्टेप और कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1/2 और ये जी टी स्क्वायर, इसका पक्षांतर करेंगे तो इधर क्या बचेगा? इधर बचेगा u साइन थीटा अपॉन जी, ये वाला ये अपॉन ये जी पक्षांतर करेंगे तब ये जी आ जाएगा, और ये 2 का पक्षांतर करेंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ से एक टी और एक टी क्या हो गया था? कट गया था। तो इस तरह से यहाँ पर यदि आप इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा टी इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, और यही इसका उड्डयन काल हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्षैतिज परास की। तो क्षैतिज परास वो दूरी होती है जो क्षैतिज होती है, मतलब एक ही दिशा में, जैसे हम किसी प्रक्षेप को ऐसे हवा में ऐसे फेंकते हैं और फेंकने के बाद इस दिशा में हम जो दूरी नापते हैं एक्स दिशा की ओर या क्षैतिज दिशा की ओर, तो हम उसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज परास बोलते हैं। इस दिशा में यू एक्स का मान जो होता है, माने जो क्षैतिज घटक होता है वो u cos थीटा होता है, इसका जो त्वरण का मान होता है 0 होता है, और जो इसके x का मान होता है उसी को रेंज बोलते हैं, परास बोलते हैं। x की दूरी परास की दूरी के बराबर हो जाती है, और जो
समय है वो उड्डयन काल के बराबर होता है, जो अभी निकाले हैं t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो इस तरह से हमको लिखना है। फिर ये क्षैतिज दिशा का समीकरण है, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ही वाला लगेगा। केवल u के नीचे x लगा देते हैं, a के नीचे भी x लगा देते हैं। तो यहाँ पर अब सभी मान रखते हैं, तो यहाँ पर x है, x का मान r है तो r लिख दिए। फिर ये ux है, ux का मान u cos थीटा है तो u cos थीटा लिख दिए। फिर यहाँ 1/2 है, अब तो 1/2 ax और टी स्क्वायर। तो यहाँ पर देख रहे हैं ax का मान 0 है, तो ये पूरा का पूरा पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ सिर्फ t का मान रखेंगे, तो ये t का मान कितना है, 2u साइन थीटा अपॉन जी है। बाकी ये प्लस 1/2 यदि आप लिखना चाहें, ax का मान कितना हो गया, 0 हो गया। और यहाँ पर t है, t का स्क्वायर है, तो ये पूरा का पूरा पद ही क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 का गुणा करेंगे तो सब 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये जो u का गुणा है, तो ये हो गया u स्क्वायर। और हमारे पास अब क्या बचा है, 2 cos थीटा, और फिर क्या बचा है, साइन थीटा। तो 2 cos थीटा साइन थीटा का जो गुणनफल होता है ये साइन 2 थीटा हो जाता है। इसलिए इन दोनों को हटा करके इनके स्थान पर ये सूत्र लगा करके ये लिखे हैं, यहाँ पर u cos थीटा हटा देना है, 2u साइन थीटा हटा देना है, माने u युक्त का u स्क्वायर cos थीटा, और यहाँ पर 2 साइन थीटा हटा करके जब हम लिखेंगे तो उसको क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा। इस तरह से ये सूत्र होता है, इसको हम ये रेंज निकाल लेंगे। अगले स्टेप में हम देखते हैं अधिकतम ऊंचाई की बात करते हैं। तो फिर हमको ऊर्ध्वाधर दिशा में यू वाई बराबर यू साइन थीटा, ए वाई बराबर माइनस जी, और ये जो वाई है ये h होता है, ऊंचाई होती है। अधिकतम ऊंचाई का मतलब ये है कि कोई भी प्रक्षेप अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाता है, ये दूरी जो होती है यहाँ पास की दूरी, ये अधिकतम ऊंचाई कहलाती है। इसको कैपिटल एच या स्मॉल एच से लिख सकते हैं। तो यहाँ y का मान क्या हो गया, h, और यहाँ जो t का मान है वो आधा रहेगा, क्योंकि जो आवर्त काल होता है वो यहाँ तक का पूरा का समय होता है। अब कोई वस्तु यहाँ अधिकतम ऊंचाई तक गई तो आधा समय लगेगा, तो इसका आधा लिख देंगे। तो ये लिखे t/2 माने आवर्त काल का आधा। तो वहाँ हमारा आवर्त काल का सूत्र था 2u साइन थीटा अपॉन जी, तो 2 कट जाएगा तो u साइन थीटा अपॉन जी आ जाएगा। अब यहाँ पर हम गति का द्वितीय समीकरण फिर से लिखेंगे। तो y दिशा का गति समीकरण हो जाएगा, ये s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो s की जगह हमको सिर्फ क्या कर देना, y यू टी था तो यहाँ पर यू वाई लगा दिए, ए टी था तो यहाँ पर ए वाई लगा दिए, माने ये y दिशा का कहलाता है। मान रख देते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं जो h y बराबर क्या है, h है या h मैक्स है अधिकतम ऊंचाई, तो h मैक्स भी लिख देते हैं, h भी लिख देते हैं। तो ये h मैक्स मैंने अधिकतम ऊंचाई लिख दिया। ये यू वाई का मान है u साइन थीटा, देखिए u साइन थीटा लिख दिया। फिर यहाँ पर t है, तो जो t का मान है ये u साइन थीटा अपॉन जी है, तो यहाँ पर t का मान रख दिए। फिर ये प्लस है और इसमें y में माइनस जी है, तो यहाँ प्लस न लगा के माइनस लिख दिए। फिर 1/2 और यहाँ ए वाई का मान क्या है, माइनस जी है, तो माइनस तो आगे लगा दिए तो जी भर लिख दिए। फिर ये टी का स्क्वायर है, तो यू साइन थीटा अपॉन ये टी का मान है, तो टी का मान यहाँ रख करके स्क्वायर लगा देंगे। अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, इनको गुणा करेंगे। तो यू और यू का गुणा हुआ तो यू स्क्वायर, और साइन साइन का गुणा हुआ तो साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या हो गया जी। इसी तरह से यहाँ पर हम देखेंगे कि u का गुणा होगा, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा u स्क्वायर, साइन का करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, और यहाँ पर g का करेंगे तो g स्क्वायर, लेकिन एक g इससे कट जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2g। इस तरह से अब इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ एक स्टेप आगे कर सकते हैं। यहाँ मान लीजिए u स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या हो गया g। यदि आप इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ से जब ये निकलेगा इसकी जगह से, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1, और माइनस इसको जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। और यदि आप इसको हल करेंगे, 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 आधा और आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2g। इस तरह से अधिकतम ऊंचाई का मान हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं। 36 से 30 का अंश का कोण बनाते हुए एक गेंद प्रारंभिक वेग 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। गणना कीजिए अधिकतम ऊंचाई, उड्डयन काल, क्षैतिज परास। तो हमको यहाँ पर 2 चीज़ें दी हैं। ये प्रक्षेप का कोण दिया है थीटा बराबर 30 डिग्री, और यहाँ पर जो प्रारंभिक वेग का मान u बराबर 15 मीटर प्रति सेकंड दिया है। आपको ये सवाल देखना है, ये इस तरीके से करना होता है। यदि इसका मान दूसरा भी आ जाए तब भी आपको यही करना है।
तो यहाँ पर हमको निकालना है अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई का भी सूत्र हम निकाले थे, ये सूत्र बनेगा तभी आप इसको हल कर सकते हैं। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो u का मान कितना है 15, तो ये 15 का स्क्वायर लिख दिए। साइन स्क्वायर है तो यहाँ साइन स्क्वायर लिख दिए। थीटा का मान 30 है तो 30 लिख दिए। 2 की जगह 2 लिख दिए। यहाँ गुरुत्वाकर्षण न दिया रहेगा, वैसे 9.8 होता है, लेकिन इसमें जो है हल करने के लिए 10 लिख सकते हैं। अब हम इसमें 15 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये 225 आ जाएगा। साइन 30 का मान जो होता है 1/2 होता है, तो यहाँ स्क्वायर है तो 1/2 का गुणा करेंगे, स्क्वायर कर देंगे तो 1/4 आ जाएगा। तो इस तरह से 2/10 पहले से था और ये साइन स्क्वायर 30 का मान 1/4 है तो 1/4 लिख देंगे। अब इसमें हमको ये सब गुणा करके भाग करेंगे तो ये 2.8 मीटर आ जाएगा अधिकतम ऊंचाई। फिर ये उड्डयन काल है, तो उड्डयन काल का जो सूत्र है वो t = 2u साइन थीटा अपॉन g है। फिर से यहाँ 2 रख दिए, u का मान 15 रख दिए, साइन थीटा का मान 30 डिग्री होता है तो 30 रख दिए जो इसमें दिया है। g का मान 10 है तो 10 रख दिए। अब यहाँ 2 रखे, 15 रखे और यहाँ 10 रखे, लेकिन ये जो साइन 30 का मान है उसका मान 1/2 होता है तो 1/2 रख दिए। अब इसको हल कर देंगे तो ये 1.5 सेकेंड आ जाएगा हल करने के बाद। इसके बाद यहाँ पर क्षैतिज परास की बात करते हैं, तो इसका सूत्र होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये 15 का स्क्वायर 225 हो गया। अब ये साइन 2 थीटा है तो 2 × 30 हो गया, तो ये साइन 60 बन जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर 225 और 10 हो गया, और यहाँ पर जो है साइन 60 का मान होता है √3/2, तो √3/2 लिख दिए हैं। अब यहाँ 225 और √3 का मान 1.732 होता है। अब ये 10 × 2 है, इनको हल करेंगे तो 19.4 मीटर इसका मान आ जाएगा। अगला है सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु से थीटा कोण पर फेंके गए प्रक्षेप के लिए प्रक्षेप कोण थीटा बराबर tan इनवर्स 4h/r होगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर एक बार हमको अधिकतम ऊंचाई निकालना है, एक बार क्षैतिज परास निकालना है। तो ये देखिए अधिकतम ऊंचाई के लिए ये सूत्र है h = u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो इसको कैपिटल H स्मॉल h दोनों मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ सूत्र में स्मॉल h लिखा है इसलिए यहाँ पर स्मॉल h ले लिए। फिर ये क्षैतिज परास है r = u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। तो यहाँ पर u स्क्वायर लिख दिए, और ये जो साइन 2 थीटा का मान होता है ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये सूत्र होता है, इसको याद करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये कर लिए। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग करना है। तो जब भाग करेंगे तो देखिए ये समीकरण 1 में h है और दूसरे समीकरण में r है, तो ये हो जाएगा h/r। फिर ये पहले समीकरण में क्या है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो ये लिख दिए हैं। फिर इसमें हमको भाग करना है इसका, तो जब हम भाग करेंगे तो इसमें गुणे में लिख दिए हैं, इसका मतलब g को ऊपर लिख देंगे और इसको नीचे लिख देंगे। तो भाग ना करके गुणे में लिखे इसलिए उल्टा कर दिए हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर u स्क्वायर से कट जाएगा, यहाँ पर g है जो ये g से कट जाएगा। अब यहाँ पर एक साइन थीटा है तो ये साइन थीटा से कट गया। तो यहाँ पर अब बचा क्या, ऊपर बच रहा साइन थीटा, नीचे बचा 2 दूनी 4 और ये हो गया कॉस थीटा। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, और बटे में 4 है, 4 का गुणा इधर कर देंगे तो 4h/r हो गए टेन थीटा, और थीटा बराबर जब हम निकालेंगे तो tan इनवर्स 4h/r हो जाएगा। इस तरह से इसको हल करना है। अब अगला प्रश्न है न्यूटन के द्वितीय नियम से बल के सूत्र F = ma की व्युत्पत्ति करिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं, किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, प्रारंभिक वेग u है, प्रारंभिक संवेग क्या हो जाएगा p1 = mu। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, तो ये mu द्रव्यमान और वेग का गुणनफल हो गया। फिर इसके बाद यदि वस्तु में F बल लगाया जाए Δt समय अंतराल पश्चात वस्तु का वेग v हो जाता है, तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा अंतिम संवेग। तो यही जो ऊपर का लिखे हैं वही लिखे हैं, p2 = m भी न u न लिख के भी लिख दिए हैं, अंतिम वेग कर दिए हैं। अब संवेग में परिवर्तन है तो इसका मतलब ये है कि p2 में से p1 को घटाना है, संवेग परिवर्तन यही कहलाता है। तो संवेग परिवर्तन को Δp लिखते हैं, तो p2 का मान m भी हो जाएगा, p1 का मान mu हो जाएगा। यहाँ से m कॉमन ले लिए तो v - u आ जाएगा, और वेग में परिवर्तन को हम क्या लिखते हैं Δv, तो यहाँ Δv हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से किसी वस्तु पर लगाया गया बल संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है।
तो एफ समानुपाती डेल्टा पी बटे डेल्टा टी, ये न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से लिख लिए। अब ये समानुपाती का चिन्ह हटा देते हैं तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी आ गया। अब अगले स्टेप में देखते हैं कि यहाँ जो डेल्टा पी लिखा था तो डेल्टा पी का मान क्या था, एम डेल्टा भी, तो उसकी जगह पर एम डेल्टा भी अपॉन डेल्टा टी लिख दिए हैं। अब यहाँ पर यदि हम लिमिट ले लें, ये डेल्टा टी का मान बहुत कम हो, शून्य के निकट हो, इसको हम लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 पढ़ते हैं, तो इस तरह से लिखेंगे। तो यही डेल्टा वी को अब हम क्या लिख देंगे, डी वी। तो ये डी वी लिख दिए, तो एम बाहर एम डी वी अपॉन डी टी, और ये वेग में परिवर्तन होता है, डी वी अपॉन डी टी का मतलब हो गया वेग में परिवर्तन, तो इसकी जगह पर क्या लिख दिए, ए लिख दिए हैं, त्वरण लिख दिए हैं। इस तरह से एफ इक्वल टू एम ए जो है इसका सूत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ढालू ऑब्लिक बंकित सड़क पर कार के सुरक्षित चाल का व्यंजक जबकि घर्षण स्थापित हो। तो इसके लिए देखते हैं, वृत्ति मोड़ का बाहरी भाग आंतरिक भाग की अपेक्षा उठा होता है, इसे बंकित सड़क कहते हैं। तो कभी आप सड़क में मोड़ पर जाएंगे तो इसका जो बाहरी भाग होता है, ये वाला हिस्सा होता है, थोड़ा सा उठा या तिरछा बनाया जाता है, इसे ही बंकित सड़क कहा जाता है। अब यदि यहाँ पर कोई कार मुड़ रही है या इसको पार कर रही है वृत्ति मार्ग को, तो इसके लिए घर्षण बहुत ज़रूरी होता है। तो कितने घर्षण पर कितनी इसकी चाल रहेगी, वही हमको सूत्र निकालना है। तो चलिए इस चित्र को समझते हैं। चित्र को बड़े ध्यान से समझिएगा। चित्र में क्या है कि यहाँ पर मान लीजिए ये सड़क का हिस्सा है, ये उठा वाला हिस्सा है, तो इसका जो कोण है वो क्या है, थीटा है। अब इसमें हम दो तरह के बल की कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ पर पहले इसके चित्र के बारे में देखिए। माना वाहन का द्रव्यमान m है, ये जो कार है इसका द्रव्यमान m है, या आप कार न बना के एक बिंदु भी बना सकते हैं, जो वृत्ति मोड़ की त्रिज्या r में एक समान वेग v से मुड़ रही है, ढाल कोण थीटा है, तो निम्नानुसार बल कार्य करते हैं। तो चलिए बल को समझते हैं। ये भार है mg, तो इसका जो भार होगा ये mg कहाँ की ओर लग रहा है, नीचे की ओर, तो यहाँ पर भार mg हो गया नीचे की ओर, तो इस तरह से इसमें बल लगेगा। इसके बाद हम दूसरा देख लेते, अभिलंब प्रतिक्रिया। ये देख लीजिए अभिलंब प्रतिक्रिया, तो ये वस्तु के लंबवत होती है, ये लगी हुई है। इस अभिलंब प्रतिक्रिया के हम दो घटक कर दिए हैं। एक हो गया ये r cos थीटा, ये देखिए ऊपर की ओर, और एक हो जाएगा इधर की ओर, और ये हो जाएगा क्या, r sin थीटा। तो इस तरह से यहाँ पर हमको r के दो घटक ले लेंगे, जिसके घटक r cos थीटा r sin थीटा होंगे। अब हम बात करते हैं सीमांत घर्षण की। तो जो घर्षण है यहाँ से ये केंद्र की ओर लग रहा है, ये इधर की ओर लग रहा है। इस घर्षण बल के भी हमको दो घटक कर देना है, ये एक इधर रहेगा, ये कहलाया F cos थीटा, यहाँ थीटा है, जिस साइड थीटा होता है उस साइड cos थीटा लिखने हैं, वो क्षैतिज घटक कहलाता है। और एक इधर की ओर जाएगा, ये क्या हो जाएगा, F sin थीटा। इस तरह से इसके भी दो घटक हो गए। अब यहाँ पर हमको क्या देखना है कि यहाँ पर अभी अभिकेंद्र बल भी लग रहा है, ये mv² अपॉन r, तो यहाँ पर अभिकेंद्र बल हो गया mv² अपॉन r, केंद्र की ओर लगता है। इस तरह से यहाँ पर चार बल लगते हैं। भार लगा, अभिलंब प्रतिक्रिया लगा जिसे दो घटकों में विभाजित किया गया है, सीमांत घर्षण लगा जिसे दो घटकों में विभाजित किया गया है, और अभिकेंद्र बल है ये F इक्वल टू mv² अपॉन r। अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर देखते जाइएगा कि संतुलन की अवस्था में r cos थीटा बराबर F sin थीटा प्लस mg, ये कैसे आ गया, चलिए इस चित्र को देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो ये देखिए ये r cos थीटा है ऊपर की ओर, और ये जो इधर का है इसमें दो चीज़ें हैं, F sin थीटा और mg। तो इन दोनों बलों को यदि हम जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, r cos थीटा के बराबर हो जाएगा, उसको संतुलित करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है, फिर से मिला लीजिए, r cos थीटा जो है F sin थीटा प्लस mg sin थीटा के योग के बराबर है। अब यहाँ पर हम F का sin थीटा का पक्षांतर कर देंगे तो माइनस F sin थीटा, इधर क्या हो गया mg। अब दूसरा सूत्र भी देख लेते हैं कि यहाँ दूसरा सूत्र जो है, ये वाली लाइन को देखेंगे आप, तो इसमें r sin थीटा और ये जो F cos थीटा है, दोनों मिल करके क्या बल देंगे, अभिकेंद्र बल देंगे। इसलिए यहाँ पर r sin थीटा और F cos थीटा का जोड़ जो है वो mv² अपॉन r के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से देखते हैं सूत्र में, यहाँ
आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। आप चित्र से देख करके इसको बना सकते हैं। अब हमको क्या करना है, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग करना है, और ये ध्यान रखना है कि जो एम वी स्क्वायर वाला होगा उसमें हमको भाग करना है। समीकरण तो ऊपर नीचे लिख सकते हो, एम वी स्क्वायर को पहला मानना है, ये इसमें से हमको ऊपर वाले का भाग कर देना है। तो अब हम भाग करेंगे तो पहले इसको देख लेते हैं। तो ये 2 नंबर में क्या लिखा है, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। तो ये देख लीजिए, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा ये लिख दिए। अब बटे में हम पहला समीकरण में जाते हैं, तो पहला समीकरण ये लिखा है, बटे में ये लिख दिए आर कॉस थीटा माइनस एम साइन थीटा। इसी तरह से जब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर दूसरे में जो है ये क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन क्या आर, और ये हो जाएगा एम जी। जब हम भाग करेंगे ये देख लीजिए, मैं यहाँ सीधे लिख दिया हूँ, एम वी स्क्वायर अपॉन आर हो गया, और बटे में हमको करना है क्या, एम जी। तो यहाँ पर एम कट जाएगा, आर नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब क्या करना है, पूरे समीकरण में आर कॉस थीटा का भाग करना है, ये भाग करना है। तो भाग करने पर क्या क्या आ गया देख लीजिए, यहाँ पर यदि आर साइन थीटा है, इसके बटे में आर कॉस थीटा कर देंगे, तो यहाँ पर आर आर कट जाएगा, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, ये टेन थीटा हो जाएगा। फिर इसके बटे में भी हमको आर कॉस थीटा करना है। तो जब हम यहाँ आर कॉस थीटा करेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एफ अपॉन आर हो जाएगा, और कॉस थीटा कट जाएगा, तो यहाँ पर एफ अपॉन आर को हम क्या लिखेंगे, म्यू लिखेंगे। अब आगे भी देखते हैं, यदि इसमें भी आर कॉस थीटा का भाग करेंगे तो आर की थीटा तो ऊपर भी है, इसका हम भाग कर रहे हैं सभी के साथ, तो आर कॉस थीटा कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यदि हम इसको भाग कर रहे हैं म्यू आर साइन थीटा, ये म्यू आर एफ का मान होता है, म्यू आर, तो म्यू आर एफ की जगह लिख दिए, एफ का मान म्यू आर होता है। इसमें आर कॉस थीटा का करेंगे तो यहाँ जो है आर आर कट जाएगा, ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा बचेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। इस तरह से अभी हमको भी का मान निकालना है, तो ये वाला हम पूरा लिख दिए हैं, और यहाँ बगल में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, इसमें भी का स्क्वायर लगा, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में आ जाएगा, तो ये सुरक्षित चाल के लिए व्यंजक हो जाएगा। इसका जो चाल है इसके मान से थोड़ा कम होना चाहिए। अब बंकी सड़क बनाने का क्या लाभ हो, क्या फ़ायदा होता है, इसको समझ लेते हैं। फिसलने से बचाव होता है, टायर का कम नुकसान होता है, और अधिक चाल से कोई गाड़ी मुड़ सकती है। अब अगला प्रश्न है, धनात्मक ऋणात्मक एवं शून्य कार्य में अंतर लिखिए। तो चलिए देख लेते हैं। जब बल और विस्थापन के बीच समकोण हो तो कैसा कार्य होगा, शून्य। जब बल और विस्थापन के बीच न्यून का कोण हो तो कैसा होगा, धनात्मक। और जब बल और विस्थापन के बीच अधिक कोण हो तो कैसा कार्य होगा, ऋणात्मक। इसमें बल और विस्थापन परस्पर लंबवत हो तो विस्थापन शून्य होता है। इसमें बल का क्षैतिज घटक विस्थापन की दिशा में होता है, और इसमें बल का क्षैतिज घटक विस्थापन के विपरीत दिशा में होता है। वस्तु में ऊर्जा का परिवर्तन नहीं होता, इसमें ऊर्जा बढ़ती है, इसमें ऊर्जा घटती है। चंद्रमा का पृथ्वी का चक्कर लगाने में गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य शून्य कार्य है, एक उदाहरण है। घोड़ा तांगा खींचता है तो घोड़े द्वारा किया गया कार्य ये धनात्मक होगा। जब वस्तु घर्षण युक्त क्षैतिज तल में गतिमान होती है तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इस तरह कोई भी आप जो है इसमें उदाहरण दे सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट में सिद्ध कीजिए संघट्ट के पूर्व आने का वेग बराबर संघट्ट के बाद जाने के आपेक्षिक वेग के बराबर होता है। तो चलिए यहाँ पर चित्र बना है, चित्र के बारे में पहले समझेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, माना एक सरल रेखा में गतिमान दो वस्तुओं का द्रव्यमान m1 m2 है। तो दो वस्तुएं हो गई, इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान क्या हो गया, m1 m2 हो गया। इनका वेग क्या है, u1 और u2 है, तो ये वेग के बारे में लिख दिए। अब ये जो है दो हिस्से में बना है, ये जो है संघट्ट के पहले का चित्र हो गया। अब यहाँ पर इसका संघट्ट हो जाता है तो द्रव्यमान में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसका वेग क्या हो जाएगा, v1 और v2। इस तरह से वेग बदल जाता है, तो ये संघट्ट के पश्चात का हो गया। अब हम जानते हैं कि इसमें जो है रेखी संवेग का संरक्षण होता है, तो संघट्ट के पूर्व का रेखी संवेग बराबर संघट्ट के पश्चात का रेखी संवेग। और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें m1 और u1 का गुणा कर दिए, तो देख लीजिए m1 u1 लिख दिए, क्योंकि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, प्लस m2 v2 कर दिए, m2 u2। तो ये वाला हिस्सा जो है ये संघट्ट के पूर्व का है, तो ये दोनों को हम जोड़ दिए हैं। इसी तरह से यहाँ पर करेंगे m1 v1 प्लस m2 v2, तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, संवेग रेखी संवेग का बाद का हो जाएगा।
अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 1 वालों का पक्षांतर कर दें, माने m1 हम इधर ले आए और m2 को इधर ले आए, तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब यहाँ पर m1 को कॉमन ले लिए हैं, इसमें m1 है, यहाँ पर m2 है, तो जब पक्षांतर कर लेंगे और इसके बाद कॉमन ले लेना है। अब हम ये भी जानते हैं कि संघट्ट के पूर्व गतिज ऊर्जा बराबर संघट्ट के पश्चात की गतिज ऊर्जा, तो जो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv² होता है, यही वाला सूत्र बार बार हमको लिखना है। तो देख ले, पहले पिंड के लिए लिखे तो यही लिखे 1/2 m1 u1, क्योंकि वहाँ पर वेग जो है u1 दिया है तो u1² हो गया। फिर दूसरे वाले पिंड का हो जाएगा 1/2 m2 u2²। फिर यहाँ पर जो बराबर को उधर समघट्ट के पश्चात वाला है m1 v1² और यहाँ पर m2 v2²। इस तरह से 1/2 लगा के यही सूत्र 4 बार हमको लिखना है चारों स्थितियों के लिए। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 1/2 1/2 1/2 चारों में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और साथ में जो 1 वाला बचेगा इसका पक्षांतर कर लिए हैं, तो इधर पक्षांतर कर लिए हैं, 2 वाले का पक्षांतर इधर कर लिए हैं, तो इस तरह से ये वाला स्टेप आ जाएगा। अब इसमें देख रहे हैं कि m1 दोनों में कॉमन है तो इसमें कॉमन ले लिए हैं, इसमें m2 कॉमन है तो इसमें m2 कॉमन ले लिए हैं। अब हम जानते हैं जो a² - b² होता है उसका सूत्र क्या होता है, ये होता है a - b और ब्रैकेट में, और दूसरा ब्रैकेट होता है a + b। तो इसी सूत्र को हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है u1² - vn², इसके 2 कोष्टक बनेंगे, एक माइनस वाला एक प्लस वाला, u1 - v1 + u1 + v1, और इसी तरह से इसका भी बनेगा v2 - u2 और v2 + u2। तो ये दूसरा समीकरण हो गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरे में पहले का भाग कर देंगे। ये देख लीजिए दूसरे समीकरण में पहले का भाग कर रहे हैं, तो दूसरे समीकरण में भाग करेंगे तो ये वाला हिस्सा है आपको देखना है, ये m1 वाला, तो मैं इसको इधर से ले लिया दूसरे समीकरण से, और बटे में हम किसको लिख रहे हैं, समीकरण 1 को, तो ये बटे में बराबर के इधर का ये पूरा लिख दिए इस तरह से, फिर बीच में बराबर लगा दिए, फिर ये वाला हिस्सा लिखेंगे दूसरे समीकरण का, ये वाला जो बराबर के इधर का है तो इसको लिख दिए। इसी तरह से समीकरण 1 से हम जो है ये हिस्सा लिख देंगे तो इधर लिख दिए। इस तरह से भाग करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि m1 m2 कट जाएगा, यहाँ m2 m2 कट जाएगा। अब इसमें u1 - v1 है तो ये और ये कट जाएगा, और इसमें v2 - u2 है, ये और ये कट जाएगा। तो क्या बचा, u1 + v1 बराबर v2 + u2। इस तरह से यहाँ पर करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, u2 को इधर पक्षांतर कर दिए, v1 को इधर पक्षांतर कर दिए, तो ये है जो पास आने का वेग है, और ये आपेक्षिक आने का दूर जाने का वेग है। आपेक्षिक वेग दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अगला प्रश्न है गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक स्थापित करिए। तो यहाँ पर गतिमान वस्तु द्वारा किए गए कार्य की माप को गतिज ऊर्जा कहते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि गतिमान वस्तु की ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसका सूत्र निकालना है। तो माना किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, आरोपित बल F है, त्वरण a है, विस्थापन s है, प्रारंभिक वेग u बराबर 0 है, अंतिम वेग v हो तो गति के तृतीय समीकरण से। तो जो गति का तृतीय समीकरण होता है वो है 2as = v² - u²। तो यहाँ पर अब देखेंगे ये 2 को हम पक्षांतर कर दिए हैं, u का मान यहाँ 0 है, इसलिए यहाँ पर लिखना चाहें तो -0 भी लिख सकते हैं, बाकी ज़रूरी नहीं है। यहाँ u का मान प्रारंभिक वेग 0 है तो बटे में 2 ले आए। अब अगले स्टेप में क्या कर रहे हैं, यहाँ m का गुणा कर दिए, तो m का गुणा करेंगे तो यहाँ as पहले से m इधर हो गया, यहाँ भी m का गुणा करें तो mv² हो गया। अब यहाँ पर जो ma होता है ये बल के बराबर होता है, तो उसकी जगह f लिख दिए, यहाँ s है, और इसको 2 बटे में 2 है, इसकी संख्या अलग कर देंगे तो 1/2 mv² हो जाएगा। अब ये जो fs आ गया, बल गुणे विस्थापन, वो कार्य के बराबर होता है, तो w = 1/2 mv² हो गया। अब यहाँ पर जो यही कार्य है किस में बदल जाता है, गतिज ऊर्जा में, तो k बराबर होता है 1/2 mv²। इस तरह से यहाँ पर ये गतिज ऊर्जा का सूत्र है। अब अगला प्रश्न है कोणीय संवेग एवं बल आघूर्ण में संबंध। तो ये इस तरह शब्दों में भी लिख सकता है, या इस तरह से लिख सकता है कि टाउ बराबर dl/dt को स्थापित करिए। तो हम जानते हैं कि जो कोणीय संवेग का सूत्र होता है ये होता है L वेक्टर बराबर R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, क्रॉस ही लगाना है। अब इसका हम अवकलन करेंगे किसके, समय के सापेक्ष, dt के सापेक्ष। तो यहाँ पर dl तो लिखा ही था, उसके बटे में क्या लिख दिए हैं, dt। फिर यहाँ भी क्या लिख दिए हैं, d/dt, बाकी r क्रॉस p लिखा ही है। अब यहाँ पर dl/dt है, थोड़ा यहाँ समझना है, आप लोग अभी इस क्लास में हैं तो पढ़े ना होंगे कि अवकलन का गुणन का सूत्र क्या होता है। तो इसमें क्या करना है, एक बार r को हम बाहर कर दिए हैं, देख लीजिए r को बाहर, तो अंदर क्या बचेगा p, तो ये हो जाएगा dp/dt। इसी तरह से प्लस लगाएंगे, फिर एक बार हमको p को बाहर करना है, r को अंदर कर देना, तो ये p वेक्टर क्रॉस
डी आर वेक्टर अपॉन डी टी हो गया। तो एक इस तरह से हमको लिखना है, 2 बार लिखना है ये, एक बार आर को बाहर करके डी पी अपॉन डी टी, एक बार पी को बाहर करके डी आर अपॉन डी टी, और बीच में प्लस होता है, ये अवकलन के गुणा का सूत्र होता है। इस तरह से हमको लिखना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे आर की जगह आर लिख दिए हैं, और ये डी पी अपॉन डी टी जो है गति के द्वितीय नियम से ये है कि जो संवेग में परिवर्तन होता है, परिवर्तन की दर वो बल के बराबर होती है, तो एफ रख दिए हैं। यहाँ पी जो है ये संवेग होता है तो ये एम भी होता है, और डी आर अपॉन डी टी माने क्या हो गया, ये विस्थापन बटे समय, इसका मतलब वेग हो गया, तो ये लिख दिए हैं। अगले स्टेप में देखेंगे कि ये जो आर क्रॉस एफ होता है, ये आर क्रॉस एफ जो होता है किसके बराबर होता है, टाउ के, तो यहाँ टाउ लिख देना है, और यहाँ भी का भी वेक्टर से यदि गुणा होता है तो ये क्या हो जाता है, शून्य होता है, क्योंकि उसी सदिश में उसी सदिश का जो सदिश गुणनफल होता है शून्य होता है, इसलिए ये वाला पद शून्य हो जाएगा, ये वाला बचेगा, लेकिन इसकी जगह पर क्या होता है, टाउ होता है। तो यहाँ पर कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर बल आघूर्ण के बराबर होती है। अब अगला प्रश्न है, कोई बच्चा किसी घूर्णी मंच पर अपनी दोनों भुजाएं फैलाकर खड़ा है। घूर्णी मंच को 400 आरपीएम राउंड पर मिनट से घूर्णन कराया जाता है। यदि बच्चा अपने हाथों को सिकोड़कर अपना जड़त्व आघूर्ण 2/5 गुना कर लेता है तो इस स्थिति में उसकी कोणीय चाल ज्ञात कीजिए। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले ओमेगा 1 कोणीय चाल कितना दिया है, 40 आरपीएम, तो ये 40 आरपीएम लिख दिए। और जो जड़त्व आघूर्ण दिया है दूसरा वो है 2/5 I1, माने प्रारंभिक अवस्था का 2/5 हो जाता है। तो इस तरह से हम ये दो चीज़ें इससे लिख लेंगे। अब कोणीय संवेग के संरक्षण से कोणीय संवेग का सूत्र जो होता है I ओमेगा होता है। तो यहाँ पहले वाले के लिए I1 ओमेगा 1 लिख दिए, यहाँ पर I2 ओमेगा 2 लिख दिए, क्योंकि कोणीय संवेग के संरक्षण से दोनों का कोणीय संवेग बराबर होगा। अब यहाँ I1 की जगह I1 रख दिए, ओमेगा 1 का मान 40 दिया है तो यहाँ 40 लिख दिए। I2 का मान देख लीजिए 2/5 I1 है तो 2/5 I1 रख दिए, और यहाँ ओमेगा 2 हमको निकालना है। तो यहाँ जो I1 है ये I1 से कट जाएगा, 5 का गुणा इधर हो जाएगा और बटे में 2 हो जाएगा। तो इस तरह से 5 चौक 20, 200/2 होगा, तो ये 100 आरपीएम उसकी जो कोणीय चाल हो जाएगी वो बढ़ जाएगी। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का कारण स्पष्ट कीजिए। पाने की सहायता से नट को खोलना आसान होता है। साइकिल के पहिए पर स्पोक लगाए जाते हैं। किसी इंजन के साथ भारी पहिया या गतिपालक लगाया जाता है। तो इसकी स्पष्ट करते हैं, इसका क्या कारण है। तो यहाँ क्या है कि पाने की सहायता से नट को खोलना, तो पाने की सहायता से जब नट खोलते हैं तो क्रिया रेखा की अक्ष से लंबवत दूरी बढ़ जाती है, जिससे बल आघूर्ण का मान भी बढ़ जाता है। क्योंकि जो बल आघूर्ण का सूत्र है उसको भी इसमें आप लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो ये होता है एफ वेक्टर और क्रॉस आर वेक्टर, इस तरह से होता है। तो यदि आर का मान बढ़ जाता है, पाना लगाने से ये क्रिया रेखा का मान बढ़ जाता है, जिससे बल आघूर्ण का मान भी बढ़ जाता है, तो आसानी से नट खुल जाता है। इसके बाद है साइकिल के पहिए पर स्पोक लगाए जाते हैं। तो साइकिल के पहिए में स्पोक लगाने से उसका अधिकांश द्रव्यमान उसके सिरों पर केंद्रित हो जाता है या परिधि पर केंद्रित हो जाता है, जिससे उसका जड़त्व आघूर्ण अधिक हो जाता है। जड़त्व आघूर्ण अधिक होने के कारण पहिया एक समान रफ्तार से घूमता है। तो यहाँ पर जो जड़त्व आघूर्ण का सूत्र होता है I बराबर होता है mr²। तो यहाँ पर r का मान यदि हम बढ़ा दें, माने द्रव्यमान की दूरी बढ़ा दें, तो जड़त्व आघूर्ण का मान बढ़ जाता है। तो यदि बीच में स्पोक लगा देंगे तो वहाँ का द्रव्यमान हल्का हो जाएगा और किनारों का द्रव्यमान अधिक हो जाएगा, तो बल आघूर्ण बढ़ जाएगा, जिससे जो पहिया होता है एक समान गति से घूमता है। अगला है घूर्णी गति। किसी इंजन के साथ भारी पहिया गतिपालक पहिया क्यों लगाया जाता है। तो घूर्णी गति करने वाली मशीनों के शाफ्ट के साथ एक पहिया लगाया जाता है, जिसका अधिकांश द्रव्यमान परिधि पर समान रूप से वितरित होता है, जिसे गतिपालक पहिया कहते हैं। इस पहिए का जड़त्व आघूर्ण अधिक रहता है और यह इंजन की गति को स्थिर बनाए रखने में मदद करता है, माने बराबर गति से वो घूर्णन करता है, इसलिए उसमें गतिपालक पहिया लगाया जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर था। अगला प्रश्न है, कोणीय संवेग एवं जड़त्व आघूर्ण में संबंध, या कह सकते हैं L बराबर I ओमेगा स्थापित करिए। तो इसको हम कैसे निकालेंगे देख लेते हैं।
तो यहाँ पर मान लीजिए कणों का द्रव्यमान जो है m1 m2 m3 डैश डैश mn, बहुत सारे कण होंगे क्योंकि कोई पिंड जो है कणों से मिलकर बना होता है। उसकी अक्ष की दूरियाँ भी ऐसे r1 r2 r3 rn है। उनका रेखी वेग v1 v2 v3 vn है। कणों का संवेग p1 p2 pn है। इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं। तो एक बार आपको द्रव्यमान लगा देना 1 2 3 करके, फिर एक बार दूरी लिख देना है, एक बार वेग लिख देना है, एक बार संवेग लिख देना है, और इसका जो कोणीय वेग होता है वो ओमेगा एक समान होता है। अब हम यहाँ जानते हैं कि जो L बराबर होता है, L का जो सूत्र होता है वो होता है RP। तो यहाँ पर हम पहले कण का निकाल रहे हैं तो इसमें 1 1 लगा दिए, L1 बराबर R1 P1। अब यहाँ R1 लिखे, जो P होता है संवेग होता है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है, इसलिए उसकी जगह M1 V1 लिख दिए। फिर यहाँ पर R1 M1 लिखे। अब यहाँ पर जो V1 होता है वेग होता है वो ओमेगा R होता है, तो यहाँ ओमेगा R1 हो जाएगा। अब इसका हम गुणा करेंगे तो देख लीजिए m, ये ओमेगा की जगह तो हम ओमेगा ही लिख दिए हैं, m की जगह पर m ही लिख दिए हैं। R1 R2 दो बार है तो ये 2 बार का स्क्वायर हो गया। इस तरह से हम यहाँ पर लिख दिए हैं। लिखने बाद हम क्या देख रहे हैं, ये जो सूत्र लगे हैं उनका सूत्र कि P का मान m भी होता है, V का मान ओमेगा R होता है, वही सूत्र हम यहाँ लगाए हैं। इसी तरह से यदि हमको L2 निकालना हो तो जैसे इसका ओमेगा m1 R1 स्क्वायर हो गया, इसमें ओमेगा का m2 R2 स्क्वायर हो जाएगा, m3 R3 स्क्वायर हो जाएगा, n वाले का mn Rn स्क्वायर हो जाएगा। तो इनको तो ज़बरदस्ती है लिखना, एक निकालने के बाद इसी तरह से लिखते जाना है। फिर कुल कोणीय संवेग है तो इनको जोड़ देंगे तो L बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस Ln हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं L1 का मान ये लिखे हैं तो ये लिख दिए, L2 का मान ये लिखे हैं तो प्लस लगा के ये लिख देंगे, फिर L3 का मान लिख देंगे, Ln का मान लिख देंगे। तो ये सभी मान इस तरह से इनका रख दिए, उतार दिए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ओमेगा सभी में है, एक जैसे कॉमन है, तो यहाँ भी ओमेगा है, यहाँ भी ओमेगा है, यहाँ भी है ओमेगा, यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो इस तरह से ओमेगा आ जाएगा। अब यहाँ पर जो ओमेगा आ गया है तो यहाँ पर ये जो m1 R1 का स्क्वायर बचा, m2 R2 का, तो इसको सिग्मा के रूप में लिख सकते हैं। तो सिग्मा mi ri का ये स्क्वायर, ये जो सूत्र होता है किसका हो जाता है, जड़ा तो आघूर्ण का हो जाता है, तो इसकी जगह पर हम आई ओमेगा लिख देंगे। इस तरह से L बराबर क्या हो जाएगा, ये आई ओमेगा। तो इस तरह से ये सूत्र स्थापित करना है। तो ये 4 अंक के प्रश्न हैं, लंबा वीडियो हो रहा है इसलिए 4 अंक का जो प्रश्न है वो दूसरे पार्ट में भी आपको देखने को मिलेगा। ये केवल 2 भागों में बनेगा, तो पहला भाग ये था, दूसरा भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।